अब दशहरा है, आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन सकते हैं ढोल बजने की। मीटियोर 350 लेने की सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि लूं या ना लूं, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 5500 किलोमीटर चलाने के बाद मीटियोर 350 में क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता दूं कि अगर आप रॉयल एनफील्ड मीटियोर के बहुत बड़े फ़ैन हैं या रॉयल एनफील्ड के एज अ ब्रांड बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आई बटन पे ये वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाया गया है पूरे दिल से। इस बाइक, इस ब्रांड के साथ मेरे बड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो मैंने वो वीडियो बड़े दिल से बनाई है। एक बार देख के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जहां मैं पूरी ईमानदारी से आज आपको बताऊंगा कि मीटियोर 350 आप क्यों लें और क्यों ना लें, सारे प्रोज सारे कॉन्स। लेट्स गो। अब किसी भी चीज़ की बात हो तो कहते हैं उसका पॉजिटिव पक्ष सबसे पहले देखना चाहिए। तो यही करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोज बताता हूँ। सबसे पहला प्रो ये है कि 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक से ये ज़्यादा फीचर रिच है। चाहे इसका ट्रिपर नेविगेशन हो, चाहे इसमें आने वाले एलॉय व्हील्स हों जो कि डायमंड कट मशीन कट हैं, या फिर इसमें आने वाले ट्यूबलेस टायर्स। तो ये बाइक जो है 350 सीसी की बाइक्स की, अगर मैं रॉयल एनफील्ड की बात करूं स्पेसिफिकली, तो ये उनसे ज़्यादा फीचर रिच है। तो पहला प्रो तो यही हो गया इस बाइक का। अब बात करूं अगर दूसरे प्रो की, तो मेरे पैर देख लीजिए आप। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो लंबे हैं या फिर छोटे हैं, तो ये बाइक उनके लिए है या नहीं। तो भैया, मेरी हाइट 169 सेंटीमीटर से आप देख सकते हैं, और मेरे दोनों पैर दोनों साइड एक साथ टच हो रहे हैं ज़मीन में। इससे आप देख सकते हैं कि ये चाहे छोटे राइडर्स हों या फिर लंबे राइडर्स हों, उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं देने वाली है। अब बात करूं इसके तीसरे पॉजिटिव की, तो वो है टॉल गियर रेशियोज़। जी, ऐसा है कि इस बाइक का जो गियर रेशियो है वो बड़े टॉल है। मतलब आपको है ना फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो जैसे आप शहरों में भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में अगर अपनी बाइक को चला रहे हैं, तो आपको बार बार है ना गियर शिफ्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाइक आपका पूरा साथ देगी, आपके हाथों को आराम मिलेगा और आपको कहीं से कोई टेंशन नहीं होगी इस बाइक को चलाने में। बात करो इसके चौथे पॉइंट की, तो वो है इसका कंफर्ट। देखिए, ये बाइक जो है स्प्लिट सीट्स के साथ आती है, और जो इसका स्कूप्ड है, मतलब इसमें तो मैंने टूरिंग सीट्स लगवा ली हैं, लेकिन जो नॉर्मल सीट भी है उसका कुशन बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ इसका जो ड्राइविंग पोस्चर है, राइडिंग पोस्चर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कुछ आप ऐसे बैठते हैं इस बाइक पे, मेरी जैसे हाइट का बंदा तो ऐसे ही बैठेगा। अब आप देखिए आप कितने रिलैक्स बैठे हुए हैं। ना आपको ऐसे झुक के रहने की ज़रूरत है, ना फिर आपको ऐसे पीछे होके चलाने की ज़रूरत है। आप एकदम रिलैक्स बैठते हैं। आपके आर्म्स देखिए एकदम थोड़े से फोल्ड होके सही पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से ना आपको इस बाइक को चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आपको इससे लंबे लंबे सफ़र करने हैं, तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। अरे वहाँ नहीं, यहाँ देखो। पांचवा पॉजिटिव है इसका लो और मिड रेंज टॉर्क जो है इसका बहुत ही शानदार है। तो मतलब अगर आपको इसे शहरों में चलाना है या फिर थोड़ा बहुत एक्सप्रेस वे इस पे भगाना है, 100 तक मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये बाइक आपको है ना मज़ा देने वाली है। इसका लो और मिड रेंज बहुत ही अच्छा है। 100 के बाद ये बाइक जो है थोड़ी सी डेड सी महसूस होने लगेगी, आपको ज़्यादा भागेगी नहीं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखती है। लेकिन लो और मिड रेंज के लिए ये बाइक ज़बरदस्त है। अब छठे पॉजिटिव की बात करूं, तो सबसे कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर 350 सीसी की किसी भी बाइक में मिलता है रॉयल एनफील्ड की, तो वो इसी में है। इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, इको, अब तो हालांकि ये क्लासिक में भी आ गया, लेकिन इसमें आपको हर चीज़ देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से ये बाइक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह जो है वो भी देखने में काफ़ी अच्छा है। ट्रिपर नेविगेशन का आपको इसमें सपोर्ट मिल ही जाता है। अगर आप इसके नीचे वाले मॉडल लेते हैं, सबसे बेस मॉडल लेते हैं, तो उसमें नहीं मिलता, उसको आप 5000 दे के लगवा सकते हैं। लेकिन ये बाइक जो है इस वजह से मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। सातवें पॉजिटिव की बात करूं, तो वो है इसका फ्रंट सस्पेंशन। देखिए, सस्पेंशन इसका अच्छा भी है और ख़राब भी, दोनों बताऊंगा क्यों। फ्रंट सस्पेंशन इसका बहुत ही अच्छा है। आपको है ना बम्प्स वगैरह जो है बिल्कुल पता नहीं चलने देगा, एकदम ग्लाइड करते हुए ले जाएगा आपकी बाइक को। आपके शोल्डर्स वगैरह पे ज़्यादा स्प्रेन नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप इसको लंबी दूरी तक बड़े आराम से चला सकते हैं। लेकिन इसके रियर सस्पेंशन का एक नेगेटिव है,
वो मैं कॉन्स वाले सेक्शन में आपको ज़रूर बता दूंगा। अब बहुत से लोगों को ये मैटर नहीं करता होगा, लेकिन जिनके घर में बड़े बूढ़े हैं या फिर मैं कहूँ कि जो अपने पिलियन में किसी को बिठाते हैं, तो ये बैकरेस्ट जो है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये बाइक जैसे मैंने आपको बताया इसका इनिशियल ग्रंट थोड़ा सा अच्छा है, तो आपको हो सकता है कि ये बैकरेस्ट जो है काफ़ी सपोर्ट दे, और फॉर दैट मैटर लॉन्ग राइड्स में ये जो है आपके लिए काफ़ी आरामदायक हो सकता है अगर आप पिलियन सीट पर बैठने वाले हैं तो। लेकिन पिलियन सीट का कंफर्ट जो है एक चीज़ खराब करती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रियर सस्पेंशन। उसकी बात मैं करूंगा कॉन्स वाले सेक्शन में। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बड़े ही क्रिस्प तरीके से बता रहा हूं। अगर आपको इस बाइक का पूरा रिव्यू देखना है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला पॉजिटिव है इसका सर्विसेबिलिटी। आप जानते हैं कि ये बाइक पूरे देश में कहीं भी सर्विस की जा सकती है। इसके मैकेनिक आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, इसके स्पेयर पार्ट आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो रॉयल एनफील्ड अगर आप लेने जा रहे हैं तो सर्विसेज को लेके आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी जैसे अदर ब्रांड्स में आती है। साथ ही साथ इसकी सर्विसेज इस सेगमेंट में आने वाली बाइक से काफ़ी सस्ती पड़ती है आपको, तो इस बाइक को मेंटेन करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोज का ये लास्ट पॉइंट है, वो है इसकी माइलेज। देखिए मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया हुआ है, इसने मुझे 34 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज दिया है जब मैंने इसको हाईवेज पे 90-100 की स्पीड पे चलाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं और आप अपना सेटअप जानना चाहते हैं, मेरा सेटअप, तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको बड़ी ही हेल्प मिलने वाली है। तो इतनी बड़ी बाइक के लिए अगर मैं 34 किलोमीटर पर लीटर की बात करूँ तो वो माइलेज कहीं से भी खराब नहीं है। अच्छाइयों की बात हो गई हो तो अब करते हैं बुराई की बात, क्योंकि है आज दशहरा और आज दशहरे में अच्छाई की बुराई पे जीत हुई थी। श्री राम ने रावण का वध किया था। तो मैं अब आपको बताता हूँ बुराइयां क्या क्या है इस बाइक में। अब पहले ही कौन की मैं बात करूं तो पहला कौन है इसका रियर सस्पेंशन। देखिए जी, इसका रियर सस्पेंशन जो है, हो सकता है रॉयल एनफील्ड को लगा हो कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, अगर इसको ज्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत आएगी, बार बार बम्प्स वगैरह पे आपकी गाड़ी टकराएगी, जिसकी वजह से इसे बड़ा ही स्टिफ कर दिया गया है। और पीछे बैठने वाले लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि भैया इसके सस्पेंशन जो है उसमें मजा नहीं है। तो अगर आप ज्यादातर पिलियन के साथ चलते हैं और आप चाहते हैं कि बड़े बुजुर्ग खासकर अपने घरों में उनको ज्यादा असुविधा ना हो, तो इस बाइक को मैं आपके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। या फिर आप इसमें चाहें तो क्लासिक के अगर लग जाते हैं, लोग आजकल जुगाड़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग, अगर क्लासिक के सस्पेंशन लग जाते हैं तो वो लगवा लीजिएगा और फिर आप इसे चाहें तो ले सकते हैं। अब दूसरा कौन जो मुझे इस बाइक में लगता है वो है इसकी इंजन हीटिंग। नॉट दैट कि वो बेरेबल नहीं है, बट गर्मियों में थोड़ा सा आपको महसूस होगा अगर आप इसे शॉर्ट्स वगैरह में चलाते हैं। इस सेगमेंट की लगभग सभी बाइक्स में आजकल ऑयल कूल्ड इंजन आता है जहां रेडिएटर वगैरह लगा होता है, लेकिन इस बाइक में पता नहीं क्या दिक्कत है, वो लोग एयर कूल्ड इंजन ही देते हैं। हालांकि स्लो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है तो एयर कूल्ड से ही सारा काम हो जाता है, बट मुझे लगता है कि इसकी इंजन हीटिंग जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसको शायद चाहे रॉयल एनफील्ड तो एक रेडिएटर देके या फिर इसे ऑयल कूल करके सही कर सकती है। तीसरा कौन, मुझे, मैं इसको कौन तो नहीं कहूँगा, बट हाँ क्योंकि ये बाइक इतनी भारी है तो मुझे लगता है इसकी जो ब्रेक बाइट है ना, उसको अगर 10 में से मुझे रेट करना हो तो मैं शायद 6 या 7 ही करूं, क्योंकि डुअल चैनल ABS होने के बाद भी वो जो ब्रेक बाइट है ना वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे लगता है कि ब्रेक बाइट पे थोड़ा सा काम करना चाहिए रॉयल एनफील्ड को आगे आने वाले इसके अपडेट्स में, जिससे कि ये बाइक जो है थोड़ी सी ज़्यादा और स्टेबल और कंट्रोल में लगे और मज़ा आए इसे ज़्यादा चलाने में एट हायर स्पीड्स। वैसे हायर स्पीड्स ये ज़्यादा करती भी नहीं है, 115 तक ही जाती है, मैंने जो चेक किया है 115 120, तो इतने के लिए तो ये कंट्रोलेबल है और आपको ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब चौथे कौन को आपको मुझे प्रैक्टिकली समझा के दिखाना पड़ेगा। अब देखिए मेरे जो हेड पोजीशन है वो कहाँ पे है इस समय, वो लगभग यहाँ पे है। इसका जो विंड स्क्रीन जो है, विंड डिफ्लेक्टर है, ये जो है जितनी भी एयर को डिफ्लेक्ट करता है, अभी क्योंकि मैं थोड़ा स्लोप पे खड़ा हूँ तो इसलिए लग सकता है कि ये और ऊपर है, बट नॉर्मल रोड पे ना ये जो है ऐसे एयर को डिफ्लेक्ट करता है कि वो आपके आके हेलमेट और इसी एरिया में लगती है। तो इस वजह से ना आपको कई बार विंड ब्लास्ट वगैरह मुझे लगता है कि ज़्यादा महसूस होगा। और ये जो है कहीं से भी मेरे को मतलब प्रैक्टिकल समझ नहीं आया, या तो ये विंड डिफ्लेक्टर जो है थोड़ा और बड़ा होता या फिर थोड़ा छोटा होता कि वो आपके यहाँ कहीं एयर मारता तो ज़्यादा सही रहता, बट यही है जो इसके साथ आपको बेयर करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। पांचवें कौन की बात करूं तो इस बाइक का वाइब्रेशन जो है वो इस सेगमेंट की बाइक से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं वाइब्रेशन से इसके ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसका कौन है, क्योंकि इतनी भारी बाइक में मैं पहले भी कहते आया हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, इतनी भारी बाइक और इतने भारी इंजन में थोड़ी सी वाइब्रेशन होनी चाहिए, इससे आप कनेक्टेड महसूस करते हैं। लेकिन इस सेगमेंट की बाइक्स के हिसाब से
ये थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी इस बाइक को लेने के पहले। बात करूँ इसके छठे कौन की, तो वो है इसके स्विच की पोजीशंस। देखिए मेरे हाथ जो हैं कंपैरेटिवली छोटे हैं, तो इससे होता क्या है, जब मैं हैंडल बार को यहाँ सेंटर से होल्ड करता हूँ तो मेरे जो स्विचेस पे हाथ है ना, वो अगर मुझे इसको लेफ्ट करना हो तो जाते नहीं है, जिसकी वजह से मुझे हाथ हटा के थोड़ा और हैंडल बार के पास लाना पड़ता है और फिर मेरे को टर्न देना है या पास लाइट जलानी है तो वो करना पड़ता है। ये चीज़ मुझे लगता है थोड़ा सा एर्गोनॉमिकली अगर आपके हाथ छोटे हैं तो दिक्कत दे सकती है। और साथ ही साथ इसके जो स्विचेस हैं जो कन्वेंशनल होते हैं, जैसे कि अपना सेल्फ स्टार्ट बटन होता है, ये गोल गोल है, तो ये चीज़ भी जो है थोड़ी सी आपको यूज टू होना पड़ेगा और आदत डालनी पड़ेगी। इतना बड़ा कौन नहीं है, बट मेरा काम है कि आपको मैं बता दूं तो मैंने बता दिया। सातवें कौन की बात करूं तो वो है इसके क्लच लीवर। देखिए आजकल स्लिपर असिस्ट क्लच आ रहे हैं, या फिर स्लिपर असिस्ट नहीं भी हैं तो वो थोड़े सॉफ्ट क्लचेस हैं, बट ये अपने सेगमेंट की बाइक के हिसाब से इसका जो क्लच है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है मुझे। और इसके लिए है ना आपकी अच्छी खासी फोर आर्म्स की एक्सरसाइज हो जाएगी, पाम्स की एक्सरसाइज हो जाएगी अगर आप इसे यूजुअली ट्रैफिक में चलाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अनबेरेबल है, आप इसे बेयर कर सकते हैं। टॉल गियर रेशियोज भी मदद करते हैं इसमें, जिसकी वजह से आपको गियर शिफ्ट वगैरह जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करने पड़ते हैं। अब दशहरा है, आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन सकते हैं ढोल बजने की। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो पिलियन सीट्स हैं जो कंपनी फिटेड आती हैं, वो मुझे लगता है उनकी कुशनिंग जो है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से एक तो आपका रियर सस्पेंशन आपको दुखी करने वाला है और फिर ये जो है ये भी आपको दुखी करने वाला है। तो इसीलिए मैंने इसमें टूरिंग सीट्स लगवा ली थी। हालांकि इससे भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है यार, मैं प्रैक्टिकली आपसे बात कर रहा हूँ, इससे कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्रांड्स को अपना मुनाफा देखने के लिए इसे बेचना होता है और इसलिए वो इसको महंगे महंगे दामों में बेचती हैं। इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आप वैसे नॉर्मल सीट में 200 किलोमीटर चल जाते एक स्ट्रेच में, तो इसमें 250 चल जाओगे, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क आता नहीं है दोस्त। मेरे को तो नहीं आया, तो ये आपको देखना है कि ये आपको लगवाना है या नहीं, मेरा काम है आपको बता देना। लेकिन हाँ, ये उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यही था रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी क्या राय है मीटियोर 350 के बारे में मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।